परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आई नो बहुत ही दिनों बाद ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो रही है बिकॉज ड्यू टू सम medical emergency I was not available to prepare a video your lecture. So अब पूरी ही कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग वीडियोस डालेंगे अपने चैनल पे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा जो चैप्टर हमने बीच में छोड़ दिया था या कह सकते हो जो छूट गया था हमसे, हम उसी को कंप्लीट करेंगे। और आज हम लेक्चर नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर अगर तुमने नहीं देखे तो जाके सबसे पहले उसको देखो, क्योंकि उसके बिना तुमको ये सब चीज़ कुछ नहीं समझ आने वाली है। ठीक है। सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। तो आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम गाइनोशियम के बारे में। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? गाइनोशियम के बारे में। बेसिकली इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एंड्रोशियम। ठीक है। एंड्रोशियम के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था एंड्रोशियम के बारे में? हमने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आपको याद होगा एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन के बारे में कि पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, एक कोई डिवीजन देख लो। हमने क्या बताया था? ये होती है तुम्हारी एक्साइन और ये होती है तुम्हारी इंटाइन। अंदर का ये जो होगा ये होगा माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। In our previous lecture we had already discussed about microsporogenesis। किस तरह से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर किस तरह से माइक्रोस्पोर्स से हो रहा है हमारे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और यही पॉलन ग्रेन्स जब शेड होते हैं मतलब क्या होते हैं? मतलब जब ये पॉलन ग्रेन्स प्लांट से मेल पार्ट से निकल के फीमेल पार्ट्स हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन अभी हम जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले जब हमने एंड्रोशियम पढ़ लिया तो भाई हमें गाइनोशियम भी तो पढ़ना है। गाइनोशियम क्या है? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पोल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पोल। इसको क्या कहा था हमने? इसको कहते हैं ग्रुप। वेरी गुड। इसको हमने क्या कहा था? ग्रुप। अगर तुमको मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुमको रिवीजन नहीं है तो पहले जाओ प्रीवियस लेक्चर्स देखो, और अगर नोट्स बनाए तो सो फॉर गुड। और मैं चिल्ला के यहाँ पे कहता हूँ कि नोट्स अपने खुद बनाओ, साथ में बनाओ। जहाँ भी दिक्कत लगे वीडियो को पॉज करो यार। पॉज करना तुम्हारे हाथ में है, पीछे करना तुम्हारे हाथ में है, आगे करना तुम्हारे हाथ में है। सो अपनी इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गाइनोशियम। हमने बताया आपको गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम इसके बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमने तुमको बताया था कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ठीक, चलो पहले स्ट्रक्चर्स पहले एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले तुमको याद होगा जब फ्रॉम द फर्स्ट डे बिगिनिंग का दिन याद करो। ठीक है, जब हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी तो सबसे पहले मैंने तुमको स्ट्रक्चर भी बताया था कि कैसा होता है फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसमें हमने बात की थी कार्पल की बात की थी। याद आया? कार्पल्स की बात की थी। याद आया? कार्पल्स की बात की थी। तो क्या होता है जब हमने कार्पल्स पे और स्टडी की। अच्छा, लास्ट क्लास में तुमको एक चीज मैंने नहीं बताई थी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। ये याद रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, मतलब पॉलन ग्रेन की स्टडी क्या कहलाती है? पैलिनोलॉजी। क्या कहलाती है? पैलिनोलॉजी। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ध्यान रखना कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से रिलेटेड हम जो स्टडीज करते हैं वो क्या होती है? पैलिनोलॉजी कहलाती है। ओके, बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्पल्स, तो कार्पल्स जो होंगे वो तुम्हारे टू टाइप्स के होंगे। कार्पल्स आर ऑफ टू
कार्पेलरी और दूसरी कंडीशन होती है मल्टी कार्पेलरी। दूसरी कंडीशन कौन सी होगी? मल्टी कार्पेलरी होगी। मल्टी कार्पेलरी को हम कहते हैं पॉली कार्पेलरी। पॉली मतलब भी ज्यादा होता है और मल्टी मतलब भी ज्यादा होता है। सो जाहिर सी बात है, नाम से देखो ये क्या है? मोनो है। मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल। मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल कार्बन्स। और मल्टी कार्पेलरी या पॉली कार्पेलरी का मतलब होगा अधिक, यानी मल्टीपल्स, मल्टीपल नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ कार्बन्स। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोकार्पेलरी, तो मोनोकार्पेलरी अपने नाम से समझ लो, यानी कि एक फ्लावर में केवल एक कार्बन होगा। एक फ्लावर में केवल एक कार्बन होगा। ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ कार्बन, सिंगल कार्बन, और ये हमारा फ्लावर हो गया। ठीक है, सो इसमें क्या होगा? केवल एक कार्बन प्रेजेंट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी कार्पेलरी, ध्यान सुनना, जब हम मल्टी कार्पेलरी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। कैसे प्रेजेंट होंगे? ठीक, और ये हमारा अब देखो, जब बात करें ये वाला स्ट्रक्चर क्या था? बताओ बताओ, खुद से बताओ। स्ट्रक्चर याद करो सबसे पहले, कार्बन का स्ट्रक्चर। ये क्या था? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ठीक, इसका मतलब कि सिंगल कार्बन कंडीशन जो होगी हमारी, वो होती है मोनोकार्पेलरी कंडीशन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी कार्पेलरी में एक से ज्यादा कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। अब कहानी में ट्विस्ट। अगेन बायोलॉजी में इतनी कहानियां हैं, और जितनी कहानियां हैं और हर कहानी में ट्विस्ट भी है। सो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन की जब हम बात करते हैं, तो इनको हम फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नंबर वन इज योर एक्टोकार्पस। Number one is ectocarpus and number two is syncarpus. नंबर वन हमने बताई एक्टोकार्पस और नंबर टू हमने बताई सिंकार्पस। तो एक्टोकार्पस और सिंकार्पस का कॉन्सेप्ट कहां से आया? एक्टोकार्पस और सिंकार्पस का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो एक्टोकार्पस ऐसे कार्पस कार्पस को कहेंगे, एक्टोकार्पस ऐसे कार्पस को कहेंगे जिनके कार्पस जो होंगे फ्री होंगे। क्या होंगे? फ्री होंगे। और सिंकार्पस ऐसे कार्पस होते हैं जिनके कार्पस फ्यूज होते हैं। क्या मतलब? ये कार्पस फ्री का क्या इनके ऊपर कोई फाउंडेशन था क्या? नहीं। कार्पस फ्री होने का मतलब है ये सारे कार्पस आपस में जुड़े नहीं होंगे। ये सारे कार्पस आपस में जुड़े नहीं होंगे, ये दे आर सेपरेट। ठीक है, कैसे सेपरेट होंगे? ये जो कंडीशन बनाई है मैंने, एक्टोकार्पस की कंडीशन बनाई है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें तीन कार्पस है, तो ये तीनों सेपरेट हैं किसी भी फ्लावर में। ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंकार्पस, तो सिंकार्पस में जितने भी ये कार्पस होते हैं, ये सब आपस में अटैच होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे? देखो, सपोज दैट ये हमने एक कार्बन बना लिया। ठीक है, ये देखो, इसमें जितने भी कार्बन्स हैं ये सब क्या है? आपस में फ्यूज्ड हैं। ये सब क्या है? आपस में फ्यूज्ड हैं। सो ये हो गया तुम्हारा एक्टोकार्पस और ये हो गया तुम्हारा सिंकार्पस। लेट्स हैव अ क्विक एग्जांपल अबाउट ऑल ऑफ दीस। तो जब बात करते हैं मोनोकार्पेलरी की, तो मोनोकार्पेलरी में तुम्हारे एग्जांपल के तौर पर आएंगे मैंगो, कोकोनट, ओके। When we are talking about मल्टीकार्पेलरी, तो मल्टीकार्पेलरी में जो एक्टोकार्पस होते हैं उसमें आएगा तुम्हारा रोज, लिली, स्ट्रॉबेरी, एक्सेट्रा जरूर मेंशन करना। ठीक है, और जब हम सिंकार्पस की बात कर रहे हैं, तो सिंकार्पस में देखा तुम्हारे आएंगे सबसे पहले तो ऑल द मेंबर्स ऑफ सोलेरेसी फैमिली।
सोलेनेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सब आएंगे। फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ लिलिएसी फैमिली। एक और एग्जांपल याद रखो, फर्स्ट डे मैंने कोई फ्लावर लेकर के आया था जब मैंने गाना गाया था तुम्हारे लिए, ठीक है? तो वो फ्लावर क्या था? चाइना रोज, यानी कि डिस्कस तो चाइना रोज भी उसी का मेंबर है। और तो एक एग्जांपल ये भी याद रखना, अफीम, अफीम इज आल्सो द पार्ट ऑफ सिंक कार्पस। सो ऐसे कार्पल्स जो फ्यूज होंगे उनको हम सिंक कार्पस कहते हैं, और ऐसे कार्पल्स जो फ्री होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्टोकार्पस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्पल्स। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कुछ छूट गया है तो वो अपना नोट डाउन करो, ठीक? नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल में क्या पढ़ा था? इसमें स्टिग्मास, ये याद रखना, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स पैलेमोलॉजी, ठीक? हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रक्चर जो होता है सभी कार्पल्स का, तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो रही थी। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, ठीक? ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया? स्टिग्मा। ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया? स्टिग्मा। जब भी पॉलन ग्रेन आएगा एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, पॉलन ग्रेन यहीं पर आकर के लैंड करता है। पॉलन ग्रेन क्या होगा? यहीं पर आकर के लैंड करेगा, ठीक है? हमने दो बनाए हैं, लेकिन एक पॉलन ग्रेन हो सकता है दो भी आ जाए, बट अभी बता दो, उसका भी पूरा विस्तार में पढ़ेंगे हम जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है? तो जब भी स्टिग्मा की बात करेंगे तो स्टिग्मा के लिए हम लिखते हैं लैंडिंग साइट ऑफ pollen grains, ठीक है? लैंडिंग साइट ऑफ pollen grain, ठीक? अब देखो, जब भी हम बात करते हैं स्टाइल की बात कर रहे हैं जब, तो स्टाइल क्या होगा? स्टाइल इज अ pathway for pollen tube. Style is a pathway for pollen tube. It might be hollow or filled. मतलब या तो ये पूरी खाली होगी या तो ये कोई टिश्यूज की भरी होगी। पैरेंकाइमेटस टिश्यूज होते हैं, आई थिंक सो, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है? पैरेंकाइमेटस टिश्यूज होते हैं, या तो खाली होगी पूरी जैसे अभी इसमें दिख रही है वैसी होगी, या तो इसमें कुछ सेल्स के टिश्यूज भरे होते हैं, ठीक है? उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक? तो ये क्या हो गया? हमारा स्टाइल हो गया। फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं वो वाला सॉलिड पार्ट, दैट इज ओवरी। ओवरी में क्या होगा? जाहिर सी बात है हमारा होगा ओव्यूल। क्या होगा? दिस इज योर ओव्यूल, ठीक है? अब ओव्यूल होगी तो प्लासेंटा होना लाजमी है, ओव्यूल होगी तो प्लासेंटा होना लाजमी है, यानी कि प्लासेंटा होगी, ये तुम्हारी प्लासेंटा मिल गई। और ये जो जितना तुम खाली पोर्शन देख रहे हो ना ओवरी के अंदर, जितना तुम खाली पोर्शन देख रहे हो, इसको हम नाम देते हैं लोक्यूल। क्या देते हैं? लोक्यूल। सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट कार्पल, जिसको हम कहते हैं पिस्टल। कार्पल को पिस्टल भी कहते हैं। ये पिस्टल नहीं है, पिस्टल है, ध्यान से। This is all about the structure of carpel or a pistil. So let's move toward our ovary. अब हम जो भी बात करने वाले हैं वो हम ओवरी के लिए बात करेंगे। डायग्राम ड्रॉ कर लेना अच्छे से, और जितनी भी लेयरिंग है उसको प्रॉपर रखना, जितनी भी लेयरिंग है उसको प्रॉपर्ली याद करो, और वहीं पे उसके फंक्शन भी नोट कर लिया करो। जैसे मान लो कोई मैं जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहा हूं, जैसे स्टिग्मा के मैंने क्या बताया, लैंडिंग साइट ऑफ पीच, उसको वहीं पे छोटा छोटा चाहे तो पेंसिल से नोट कर, बट उसको वहीं पे याद रखो, ठीक है? जिससे तुमको जब भी टॉपिक मैंने खोलो तो तुमको ध्यान रहे।
चलो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात तुमको बताते हैं। फ्रूट्स खाते हो ना, सब लोग फ्रूट्स तो खाते हो, भी कभी ना कभी सबने फ्रूट खाए होंगे। आप बहुत ही, चलो फॉर एग्जांपल तुमने मैंगो खाया, या चलो आप किसी शादी में गए और शादी में आपने खाई फ्रूट चाट, मजा आ गई। फ्रूट चाट खाई तुमने, फ्रूट में पड़े थे तुम्हारे एप्पल, फ्रूट में तुम्हारे पड़े थे ग्रेप्स, और क्या पड़ता है, बनाना पड़ा तो चलो, और क्या पड़ेगा, और क्या डालते हो आजकल, चलो भाई कीवी का जमाना आ गया, तो कीवी भी चलते हैं भाई। बहुत से लोग जो अमीर लोग हैं, शादी में जाओगे तो क्या ड्रैगन फ्रूट खाया जाता है, ठीक है। और कुछ खाते हो फ्रूट चाट में, चलो जो भी तुम खाते हो, फॉर एग्जांपल तुमने फ्रूट चाट बनवाई, उसमें तुमने बहुत सारे फ्रूट्स डलवा लिए, वो फ्रूट्स क्या है, वो फ्रूट्स है अ वेरी वेल डेवलप्ड ओवरी। तुम ध्यान रखो, जब तुम फ्रूट्स खाते हो ना, फ्रूट और कुछ नहीं, वो तुम्हारी ओवरीज होते हैं प्लांट के, ठीक है। मतलब ओवरी जो होगी वो आगे चल के क्या बनाने वाली है, फ्रूट बनाने वाली है, वो क्या बनाने वाली है, फ्रूट बनाने वाली है। और जो इसमें जो उसमें सब में सीड्स देखते हो, ठीक है, ये इन सब में सीड्स होते हैं, बनाना में सीड नहीं होता, इनमें सब में सीड्स होते हैं। वो सीड्स क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा ओव्यूल। ओव्यूल आगे चल के क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, ठीक है। इसलिए आप जब भी कभी फ्रूट खाएं तो एक बार जरा घर पे बोलना कि आई एम ईटिंग अ वेल डेवलप्ड ओवरी, ठीक है। तो ओवरी क्या होती है, ओवरी आगे चल के क्या बनाने वाली है, फ्रूट, और ओव्यूल आगे चल के क्या बनाने वाले हैं, सीड्स बनाने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ओवरी। ये ओवरी किस बला का नाम है, ठीक। तो ओवरी में हमने बताया सबसे पहले तो तुम्हारे पास ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो, ये जो ओव्यूल्स जो आगे चल के सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें भी टू टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं कभी-कभार, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार के ओव्यूल्स होंगे, एक तो सबसे पहले सिंगल ओव्यूल होगा, और दूसरे होंगे मैनी ओव्यूल या मल्टी ओव्यूल कह लो, ठीक है। सिंगल ओव्यूल यानी कि इसमें केवल एक ओव्यूल होगा और वन सीड होगा, ठीक है। मल्टी ओव्यूल में मैनी सीड्स हो जाएंगे। एग्जांपल याद करने की कोशिश करो, फ्रॉम द क्लास 11 जब से तुमने बायोलॉजी ली है तब से तुमको बताया गया है एंजियोस्पर्म्स को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट किस बेसिस पे किए जाते हैं, इनमें सिंगल ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, सिंगल सीड होगा। और मल्टी ओव्यूल यानी कि डाइकॉट यानी एक से अधिक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अनगिनत भी हो सकते हैं। अच्छा, सिंगल सीड का एग्जांपल खुद से याद करने की कोशिश करो, जितने फ्रूट्स तुम लोग खाते हो तो सिंगल सीड का एग्जांपल याद करने की कोशिश करो। कुछ याद आया, अरे भाई, किंग ऑफ द फ्रूट यानी मैंगो। मैंगो इज अ सिंगल ओव्यूल, मैंगो एक मोनोकॉट है, मैंगो एक मोनोकॉट है। मैंगो जब खाते हो कभी तो उसमें ऐसा तो नहीं कि 10-12 गुठली निकलती है, गुठली तो एक ही निकलती है ना, एक आम से एक ही गुठली तो निकलेगी। सो दैट इज योर मैंगो। मैंगो इज अ मोनोकॉट, ठीक है, यानी वो कैसा है, इसमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है। यही हम जब बात करते हैं मैनी सीड्स की, तो ध्यान करो, बेस्ट एग्जांपल वाटरमेलन। मेलन फैमिली के जितने भी होंगे वो सब क्या है, मल्टी ओव्यूल की कैटेगरीज में आते हैं। पपाया, ठीक, और कुछ याद आ रहा हो तो भी लिख लो, गुआवा, ठीक, आई बात समझ में। सो बेसिकली हमारी ओवरी कैसी होगी, यानी सिंगल ओव्यूल जो होंगे तो वो वन सीड, और मल्टी ओव्यूल जो होंगे वो होंगे हमारे। अब देखो, अब हम बात करते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल की। Now we are going to talking about anatropous ovule. ये एनाट्रोपस का मतलब पता है क्या होता है, एनाट्रोपस का मतलब होता है इन्वर्टेड। एनाट्रोपस का मतलब होता है इन्वर्टेड। हमको पढ़ना है इसी एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और हम स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑलवेज डायग्राम। चलिए एक बार फिर से, हमारे पास ये पूरी हमारा चार्ट पेपर है, हम चलिए बना करके स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से बिना किसी डिस्टर्बेंस के उसको बनाना।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो हमने बताया था कि ओव्यूल से क्या जुड़ा हुआ होगा हमारा प्लासेंटा। ठीक, चलो ये हमने प्लासेंटा ड्रॉ कर लिया, दिस इज आवर प्लासेंटा। ये क्या है, नोट करते जाओ, ये क्या है, प्लासेंटा है। ठीक है, अब प्लासेंटा से ही जुड़े होते हैं हमारा स्ट्रक्चर ओव्यूल का। ठीक है, प्लासेंटा से ही हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर जुड़ा होगा। इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये क्या है, फ्यूनिकल। ये क्या होगी हमारी फ्यूनिकल। अब देखो क्या होता है, अब हमारा ये पूरी जो है ये आउटर लाइन है। ठीक है, केवल प्लासेंटा वाली तरफ ये फ्यूनिकल होता है। अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करेंगे, देखना। थोड़ा सा और एक्सटेंड, ठीक है। सो अब देखो, अब आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो पोर्शंस हैं इनको हम कह रहे हैं इंटेगुमेंट्स। ये क्या है, इंटेगुमेंट्स है। ये दोनों क्या है, तुम्हारे इंटेगुमेंट्स हैं। इंटेगुमेंट्स कुछ नहीं है, इंटेगुमेंट्स का मतलब होता है अ कवरिंग ऑफ द ओव्यूल। ये क्या है, एक तरह से कवरिंग है ओव्यूल। ये क्या है, कवरिंग ऑफ ओव्यूल। अब देखो ये हमने बात करी कि ये क्या है, कवरिंग ऑफ ओव्यूल है। जितना पोर्शन फ्यूनिकल का, ये पूरा बताया ना, ये पूरी चीज कहां जा रही, फ्यूनिकल है ये पूरा। ठीक है, यहां तक नहीं फ्यूनिकल है, केवल इतना पोर्शन जिस तरफ प्लासेंटा होगी उसी तरफ फ्यूनिकल होगा। फ्यूनिकल का वो पोर्शन जो इंटेगुमेंट से जुड़ रहा है, ये देखो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा इंटेगुमेंट से जुड़ रहा है। इसको नाम दिया जाता है हाइलम। क्या कहते हैं इसको, हाइलम कहते हैं। Funicle is attached to the integuments through hilum. नोट करते जाओ, funicles attached to the integuments through hilum. ठीक, ये पोर्शन क्या हो गया, हाइलम हो गया। इंटेगुमेंट्स के बारे में बताया, that is the covering of ovule। अब देखो, अब तुम यहाँ पे दो एंड्स नोटिस कर रहे हो, एक ऊपर ये ओपनिंग है और एक नीचे ये ओपनिंग है। ठीक, यहाँ पे ये दो एंड्स है। तो जो ये वाली ओपनिंग तुम देख रहे हो, इसको नाम दिया जाता है माइक्रोपाइल। क्या है ये, माइक्रोपाइल। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कहते हैं चलाजा। चलाजा नहीं है, चलाजा। ठीक है, बेसिकली जो माइक्रोपाइल होता है दैट इज अवर एपेक्स, यानी कि ये जो टिप में होता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड जो होगा वो टिप में होगा, और चलाजा जो होगा वो होता है बेस ऑफ ए ओव्यूल। चलाजा क्या होता है, बेस ऑफ ए ओव्यूल होता है। ठीक, सो हमने बात करी कि माइक्रोपाइल है और चलाजा है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी फर्टिलाइजेशन के केस में पॉलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइल से ही एंट्री करते हैं। माइक्रोपाइल हमेशा पॉलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइल से ही एंट्री करेंगे, तब ये अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब देखो बीच में जो ये पोर्शन है हमारा, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है। और बाहर की तरफ, एम्ब्रियो सैक से बाहर की तरफ ये सेल्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये ध्यान रखना। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कई बार जो है इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, न्यूक्लियस लिख देते हैं। सो बेसिकली दिस इज नॉट अ न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नेचर में कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, सो ये बेस हो गया तुम्हारा, ये हाइलम हो गया, एम्ब्रियो सैक बन गया, इंटेगुमेंट्स बन गए, माइक्रोपाइल बन गया। अब देखो एक चीज और बताओ ना, यहीं पे ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारे ये ओव्यूल्स हैं, यहाँ पे तुम्हारे सेल्स हो गए, सेल्स को क्या कह रहे हैं हम, न्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक,
सो अब देखो इन्वर्टेड क्यों कहा गया, क्योंकि एक कुछ स्ट्रक्चर देखो जैसे ये यहाँ से शुरू होकर के ये घूमा जा रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इन्वर्टेड। तुम्हारी एनसीईआरटी में इसी का अपोजिट वर्जन यानी कि ये जो हमारा माइक्रोपाइल है इसको घुमा करके ऐसे बनाया गया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। देख लो उसमें कैसे बनाया गया है, एक बार अच्छे से इधर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको समझ लेना है एक बार, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने इसको ही पलट दिया, तो एनसीईआरटी में तुम्हारे ये वाला स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। कई जगह पे एनसीईआरटी इसको लेके चलती है और कई जगह पे एनसीईआरटी इसको लेके चलती है, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर ये क्या हो गया तुम्हारा प्लासेंटा हो गया, ये प्लासेंटा हो गया, ये हो गया तुम्हारा फ्यूनिकल, ये वाला पोर्शन क्या हो गया तुम्हारा हाइलम, ये तुम्हारे क्या है इंटेगुमेंट्स हैं, ये तुम्हारे क्या हो गया इंटेगुमेंट्स। अब देखो ये वाला पोर्शन फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा माइक्रोपाइल, ये पोर्शन क्या तुम्हारा माइक्रोपाइल है, ये है तुम्हारा चलाजा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया चलाजा हो गया। इसके अंदर तुम्हारा क्या भरा है एम्ब्रियोसैक, और ये जो तुम्हारे बाहर का स्पेस है इसमें सेल्स प्रेजेंट है, इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। सो कंफ्यूज नहीं होना है एनसीईआरटी के डायग्राम से और इस डायग्राम से। कई जगह पर एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को यूज किया है आगे प्रोसेस बताने के लिए, मेगास्पोरोजेनेसिस या एम्ब्रियोसैक बताने में, और कई जगह पे एनसीईआरटी ने वो वाला डायग्राम यूज किया है। आप दोनों में से कोई भी डायग्राम बना देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बस लेबलिंग सही होनी चाहिए और लेबलिंग के साथ जो फंक्शंस लिख रहे हो वो सही होना चाहिए। सो स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बना लो, जो छूट गया है वो चीज नोट कर लो। नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि इस पूरे प्रोसीजर में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बात की थी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सबसे पहले माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, यानी कि होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल से। उसके बाद हुआ था माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर्स से बने थे गैमीट्स। ठीक इसी तरह से इसमें भी यही प्रोसीजर होने वाला है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। डेफिनेशन लिखो इसकी। डेफिनेशन ये होगी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल थ्रू meiosis, that is known as मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल से थ्रू मियोसिस। यही चीज हमने माइक्रोस्पोर में पढ़ी थी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज फ्रॉम मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, अब देखो कैसे होगा फॉर्मेशन। लेट्स हैव अ क्विक। बताने की जरूरत है ये क्या है, ठीक है, ये है हमारा इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ अ ओविल। थोड़ा सा सही ढंग से बना लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो सारा प्रोसीजर फॉर्मेशन इसमें होना है इसी में होना है। ये हमने एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बना लिया, ये है तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड और ये है तुम्हारा चलाजल एंड। कंफ्यूज नहीं होने का, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे एम और सी ऐसे
सबसे पहले हमने तुमको बताया था ये तुम्हारे न्यूक्लियस के पास होंगे तुम्हारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। सपोज दैट दिस इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो हमारा ब्लू डॉट्स मैंने बनाया है ये क्या है हमारा मेगास्पोर मदर सेल है। देखा खुद कंफ्यूज में हो गया। इसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये क्या है तुम्हारी मेगास्पोर मदर सेल है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मियोसिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। मियोसिस कैसी है, टू स्टेप प्रोसेस है। पहले मियोसिस 1 होगा फिर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 जब होगा तो ये एक मेगास्पोर डायड बनाएगा। उसका स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे हैं, पहले ही सुन लो। मेगास्पोर डायड बस केवल क्योंकि ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है इसलिए तुमको एज ए एग्जांपल हम ऐसे ही बता रहे हैं, बाकी हम टेट्राड का स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। तो मियोसिस 1 जब हुआ यानी मियोसिस 1 या मियोसिस 2 का मतलब ये नहीं कि मियोसिस 2 बार हो रही है। कंप्लीट मियोसिस में ही 2 पार्ट्स डिवाइड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, ध्यान रखना। तो जब मियोसिस 1 होगा तो ये मेगास्पोर डायड का फॉर्मेशन करेगा यानी कि ये 1 से 2 बन जाएंगे। ये तो पढ़ते ही हो, ये तो तुमको पता ही है। फिर जब मियोसिस सेकंड होगा, सारी कहानी अब यहीं से बदलती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस सेकंड, जब मियोसिस सेकंड हुआ तो ये क्या बन जाएगा, मेगास्पोर टेट्राड। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, हमने क्या बताया, टेट्राड बन जाएंगे। ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलेट। ये कौन सा एंड है, चलाजर है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट अगेन। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा मेगास्पोर टेट्राड। ये क्या है, मेगास्पोर टेट्राड है। अब देखो मेगास्पोर टेट्राड तो ये चलो बन गया तुम्हारा। फिर अब इसमें तुम देख रहे हो कि ये 4 सेल है। इसमें कैसी सेल है, 4 सेल है, 1 2 3 4। कहानी में ट्विस्ट ये है कि एट द टाइम ऑफ मेगा गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे इनमें से केवल एक सेल वर्क करती है, बाकी तीनों सेल अपने आप डीजेनरेट हो जाती हैं। बाकी सारी सेल अपने आप क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट, मतलब अस्तित्व से ही हट जाएंगी। ठीक है, और कौन सी सेल करेगी, द सेल नियरेस्ट टू द चलाजर एंड इज फंक्शनल। यानी कि जैसे अगर ये हमारा चलाजा है और ये हमारा माइक्रोपाइल है तो ओनली दिस सेल विल बी फंक्शनल। This cell will be functional and less of these cells, यानी कि ये कैसी हो जाएंगी, ये डीजेनरेट हो जाएंगी। ध्यान रखना इस बात। When we are talking about the megaspore tetrad, we can say that the cell present at the chalazer end or near the chalazer end is functional only, and rest of the 3 cells that is nearest to the micropylar end gets degenerated at time of megagametogenesis. So ये हमने बात कर ली कि अब meiosis 1 का तो megaspore डायड बनेगा, फिर उसके बाद meiosis सेकंड में क्या बन जाएगा, megaspore टेट्राड। अब फिर से मैं कह रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पूरा एम्ब्रियो सेल की तरफ कि अब एम्ब्रियो कैसे बनने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी हम सेल स्ट्रक्चर फिर से बना देंगे। देखो अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस में यानी कि इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि अब फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर से एम्ब्रियो का थ्रू माइटोसिस। अब क्या होगी, माइटोसिस होने वाली है। अब कौन सी प्रोसेस होने वाली है, माइटोसिस होने वाली है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द मेगागैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम megaspore is termed as, through mitosis is termed as megagametogenesis.
तो चलो बहुत जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं और ये लेक्चर फिर ये दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर। मेगा गैमेटोजेनेसिस में स्टार्ट करते हैं हमारा, जैसे हमने वो अभी टेट्राड स्ट्रक्चर बनाया था एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि इसमें क्या बनी, 4 सेल्स बनी, ठीक है। ये माइक्रोफाइलमेंट है, ये चेलाजरेट है, ठीक है। तो अब इसमें से हमने बताया कि केवल ये वाली सेल फंक्शनल है और बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। तो हम इस सेल को लेकर के चलेंगे, ठीक। ये है हमारी फंक्शनल सेल, इसको लिख लो फंक्शनल सेल, कंफ्यूज मत होना, फंक्शनल सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। नाउ अब क्या हुआ, अब क्या होगा, माइटोसिस स्टार्ट होगा, माइटोसिस स्टार्ट होगा। तो अब ये माइटोसिस करके क्या बना लेंगे, इसमें आ जाएंगे तुम्हारे अभी केवल और केवल क्या चल रही है, कैरियोकाइनेसिस चल रही है, नो साइटोकाइनेसिस। नोट कर लेना, माइटोसिस में भी दो चीजें होती थी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अभी केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है, यानी कि नो साइटोकाइनेसिस, यानी कि अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, केवल किसका डिवीजन होगा, कैरियो यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो माइटोसिस से फिर क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। ये कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम इससे और आगे बढ़े, जब हम इसमें और आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा ये जो फिर से माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद ये कैसा से बना लेगा, 4 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी भी फिर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, क्या हो रही है, कैरियोकाइनेसिस। ये हो गई तुम्हारी सेकंड जनरेशन। फिर जब हम इससे और आगे बढ़ेंगे तो अब देखो, 1 से बने 2, 2 से बने 4, अब 4 से कितने बन जाएंगे, 8, 4 से कितने बन जाएंगे, 8, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा आएगा, अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला तुमसे, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक का। अब यही 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो होगा वो आगे रीजनरेट करेगा। कैसे रीजनरेट करेगा हम अब समझने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया तुम्हारा मेगा गैमेटोजेनेसिस का। अब देखो हुआ क्या कि ये है हमारा एम्ब्रियो, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो है। अब ये क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा अपनी। अब हम इसको इधर बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका वाला पोर्शन अब हम इधर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, अब ये क्या होगा, अब इसमें होता है रीजनरेशन, यानी कि ये क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे अपने आप को, ठीक। अब इसमें क्या होने वाला है, रीअरेंजमेंट। चलो देखते हैं कैसे होगा रीअरेंजमेंट। सबसे पहले तो ये कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ भी स्टार्ट होने वाला है सेल वॉल का फॉर्मेशन, अच्छे से समझना, ठीक। ये है हमारी आउटर वाली, ये तो कितने न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस थे। इसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियस लेस सेल वॉल, यानी कि इसमें से 2 न्यूक्लियस के पास सेल वॉल नहीं आएगी। 6 न्यूक्लियस कंटेन सेल वॉल। ठीक, देखो क्या हुआ, हमने पहले कह दिया कि 2 न्यूक्लियस के पास सेल वॉल नहीं आएगी, तो हमने 2 न्यूक्लियस ऐसे ही बना दिए। फिर कह रहे हैं कि 6 न्यूक्लियस के पास सेल वॉल आएगी, ठीक है। कैसे आएगी, वो ये देखो,
इनका ये रीअरेंजमेंट होगा, ये इनके अंदर का न्यूक्लियस, ये इनके अंदर का हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें से एक चीज ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सारे सेल डीजनरेट हो जाएंगे इनको छोड़ के, ये वाले और ये वाले, इसको हम कहते हैं एग सेल। ठीक है, अभी हम इसका ही बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके बाद, उसमें हमको एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगा जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। ये जो हमारा 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बन गया, 8 न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट हो गया, यही है हमारा मैच्योर गैमीटोफाइट, मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट। ध्यान रखना, मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट। यही जब हमने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये कैसा है, 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है। ये ध्यान रखना, लिखते जाओ, 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमारे जो माइक्रोफाइलेट था और ये था चलाज़ल, 4 फॉर्मेशन हुए मेगागैमीट्स बने। ठीक है, उसमें से केवल जो चलाज़ल की तरफ था वो फंक्शनल था, बाकी सारे डीजनरेट हो जाएंगे अपने आप। तो फंक्शनल सेल ने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन किया, माइटोसिस में सिर्फ काइनेकाइनेसिस हो रही है। इसमें क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले 2 सेल बने, फिर सेकंड जनरेशन में 3 न्यूक्लियस बने, फिर थर्ड जनरेशन में कितने न्यूक्लियस बने, 8 न्यूक्लियस। अब यही जनरेशन जो 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगी, अपने आप को रीअरेंज करेगी, और रीअरेंज करने के बाद 2 न्यूक्लियस ऐसे होंगे जिसमें सेल वॉल नहीं होगी, और बाकी 6 न्यूक्लियस ऐसे होंगे जिसमें सेल वॉल होगी, वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। दिस 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम कहते हैं अन्य भाषा में एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब ये तो तुम्हारा हो गया मेगा गैमेटोजेनेसिस। नोट्स आई होप तुमने बना लिए होंगे और साथ ही में तुमने ये डायग्राम अच्छे से बनाया होगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल, यानी जो मेगा गैमीट हमारा बनके तैयार हुआ है ये क्या है। ठीक, मेगा फीमेल के लिए यूज किया जाता है, गैमीट यानी एम्ब्रियो। ठीक, अब देखो, लेट्स ड्रॉ अ वेरी वेल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल, जहां पे तुमने ये डेफिनेशन लिखी थी ना मेगा गैमेटोजेनेसिस की, वहां मैंने तुमको एम्ब्रियो बोल दिया था, उसको सही कर लेना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल फ्रॉम मेगा गैमीट्स इज नोन एज एम्ब्रियो, सॉरी मेगा गैमेटोजेनेसिस फ्रॉम माइटोसिस। सो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो तुमको बताया, ये तुम्हारा बाहर वाली जो कवरिंग है, ठीक है, हमने क्या बात की थी, हमने बात ये की थी इसमें 2 न्यूक्लियस जो होंगे वो उनके पास सेल वॉल नहीं होगी। सबसे पहले हमने ये 2 न्यूक्लियस बना लिए, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं पोलर सेल। ये कौन से सेल होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, सॉरी ये कौन से होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंक्शनल रोल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई ही हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। फिर हमने तुमको बताया कि 3 सेल्स ऐसे होंगे जिनके पास सेल वॉल होगी, 3 सेल्स ऐसे थे जिनके पास क्या थी, सेल वॉल थी। इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल, इनको कहते हैं हम एंटीपोडल सेल। these एंटीपोडल सेल ये भी कैसे होते हैं, ये क्या करेंगे, ये डीजनरेट हो जाते हैं आगे चल के, डीजनरेटेड लेटर। ठीक है, ये क्या करेंगे, आगे चल के डीजनरेट हो जाएंगे। अब जब बात करते हैं हम हमारे नीचे वाले सेल्स की, तो इसमें सबसे पहले 2 सेल्स बना रहे हैं हम। ध्यान रखना, सबसे पहले हम 2 सेल बनाएंगे। ठीक है, इन 2 सेल्स को कहते हैं हम साइनर्जिड्स। क्या कहते हैं, साइनर्जिड्स। ये 2 सेल्स कौन से हैं, साइनर्जिड्स हैं। साइनर्जिड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं हेल्पर सेल, यानी कि ये क्या करते हैं, ये पॉलन ट्यूब को यहां तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। दे रिलीज सिग्नल
they releases signal to pollen tube को एक सिग्नल देते हैं कि भाई आपको वहां करके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, साइनर्जिड्स हो गए। अब यहीं पे प्रेजेंट होता है एक पीछे की तरफ छुपा हुआ तुम्हारा एक्स सेल। अब देखो ये भी 3 न्यूक्लियस हो गए, ठीक। ये है तुम्हारा एक्स सेल, ये क्या है तुम्हारा एक्स सेल। फर्टिलाइजेशन इसी में होना है, यहीं पे तुम्हारा एम्ब्रियो बनने वाला है। तो बेसिकली ये जो तुम्हारे साइनर्जिड्स होते हैं, इसमें यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं फिलीफोरम एपरेटस। फिलीफोरम एपरेटस। और ये एपरेटस पता है क्या करते हैं, ये एपरेटस करते हैं फ्यूज हो जाते हैं। ये एपरेटस फ्यूज at the time of fertilization। फर्टिलाइजेशन के टाइम ये फ्यूज हो जाएंगे और यहीं से पॉलन ट्यूब क्या करता है, अंदर एंटर करता है। अब तुम ये देखो कितने सेल हो, कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए तुम्हारे 8 न्यूक्लियस। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो सेल तो हमको अभी तक कोई दिखा नहीं, सेल तो हमको एक सेल कॉल जिसमें बन गई वो सब क्या है, तो तुम्हारा सेल है एक ये रहा, एक ये रहा, या 3 ये रहा, 3 ये 6 तो है, 7वां कहां से लाएंगे। तो बेटा ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके पास भी ये जो कवरिंग है, एक तरह से इसको ये मान लो दिस इज आल्सो, ये जो तुम्हारी एक अलग से साइटोप्लाज्म ने कवरिंग बना दी है, ये भी क्या है, एक सेल ही है, ठीक। ये भी क्या है, एक सेल हो गया। तो दिस इज योर वन सेंट्रल सेल। ये जो बीच वाला और पोर्शन है इसको हम कहते हैं वन सेंट्रल सेल। ये क्या हो गया तुम्हारा, वन सेंट्रल सेल, ठीक। अब ये जो तुम्हारे दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये जो तुम्हारा एक्स सेल है, इनको हम करंट पूरा आपस में मिला के कहते हैं एग एपरेटस। इनको हम क्या कहेंगे, एग एपरेटस कहेंगे। सो अब कितने सेल हो गए, 1 2 3 ये 4 ये हो गए, 5 6 7। सो we can say that clearly that our embryo sac is a 7-celled and 8-nucleated structure। 8-nucleated structure। कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो जब एक क्वेश्चन ये आता है कि एग एपरेटस की जब बात की जा रही है, अगर एग एपरेटस की जब बात की जा रही है तो एग एपरेटस में कितने सेल होंगे, एग एपरेटस में कितने सेल होंगे, यानी कि ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो एग एपरेटस में कितने सेल होने वाले हैं, गिनो कितने सेल हो रहे हैं एग एपरेटस में, ये हो रहे हैं तुम्हारे टोटल 3। ये भी तो आ रहा है, साइनर्जिड्स वाले भी तो सेल जोड़ोगे, साइनर्जिड्स वाले भी तो सेल जोड़ोगे। यहाँ पे एक स्टेज से ये हो गई है कि पोलर न्यूक्लियाई को नहीं, एग सेल और साइनर्जिड्स इनको कंबाइनली हम कहते हैं एग एपरेटस। इनको हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस, ठीक है। तो अब यानी एग एपरेटस में कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए। एक तो एग सेल का है, एक है एग सेल का और 2 है साइनर्जिड्स के, ठीक। 2 किसके हैं, साइनर्जिड्स के। और न्यूक्लियस कितने हो गए, तो 3 न्यूक्लियस हो गए। और जब कंप्लीट एम्ब्रियो सेल की बात की जाए तो सेल कितने होंगे, 7 होंगे और न्यूक्लियस कितने होंगे, 8। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। साइनर्जिड्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। दीस आर द वैक्यूल्स ऑफ साइनर्जिड्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, नरिशमेंट करना। सो अब हम आगे जब इस जगह और आगे पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो हम इस चीज को आगे चल के समझने वाले हैं, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप सबको आज के नोट्स मिल गए हैं और साथ ही में आपने नोट्स खुद बनाए होंगे, सारे डायग्राम्स को अच्छे से कवर करना। ये चीज ध्यान रखना, मैंने ये मिस्टेक कर दी थी कि पोलर न्यूक्लियाई और एक्स सेल को एग एपरेटस बताया था, उसको मैंने अभी सही कर दिया तुरंत, कि एक्स सेल जो और साइनर्जिड्स को मिलाकर क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और साथ ही में जो भी कोई भी डाउट हो तो उसको तुरंत पूछो। टेलीग्राम भी तुम्हारे लिए खुला है और तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी तुम्हारे लिए ओपन है ऑलवेज। 24 आवर इंटू 7 तुम्हारे लिए वो सब खुला रहता है, तो अपना पूछते रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो पॉलिनेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़ेंगे, किस हिसाब से पॉलिनेशन अभी तक तुम सुनते आ रहे हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द फीमेल पार्ट। सो वो कैसे होता है, पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एक ही वीडियो में कवर हो जाए। ठीक, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके बाद वाले में हम पूरा ये चैप्टर खत्म कर देंगे, जो कि होगा तुम्हारा एम्ब्रियोजेनेसिस, और तुम्हारे साथ ही में उसकी जितनी भी चीजें हैं एनसीईआरटी में जो जो भी चीजें दी गई हैं वो सब हम आगे आने वाले 2 वीडियोस में कवर कर देंगे। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन को फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।